वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर से अगले लेक्चर के साथ, और आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का। ये मान के चलो, ये कहने को सीबीएसई बोर्ड है, बट इसके अंदर जो भी मैं बातें करवा रहा हूं वो सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईआईटी और नीट सब में आपको काम आएंगी, और जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट के साथ मैं आपको करवा रहा हूं। इसलिए पूरे लेक्चर के साथ बने रहे, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट में नहीं सिखा सकता। पहली बात तो आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और साथ साथ लाइक और शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी पीडीएफ चाहिए, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, तो वहां जाके उसको फॉलो कीजिए और वहां पे मैसेज कर दीजिए और वहां पे आपको वो प्राप्त हो जाएगी। साथ साथ मैं आपको बात बताऊं कि इसी पे जो हमारे केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं एमएस पथेरिया, मैनपाल सिंह, वो जो है आपको केमिस्ट्री नीट का और प्लस में सीबीएसई बोर्ड का जो है वो करवाएंगे। काफी सालों का एक्सपीरियंस है और वो कोर्स जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का भी अलग से टीचर एक्सपर्ट लेके आएंगे, ऐसे ही नहीं है कि विदाउट एक्सपर्ट आपको कोई भी चीज प्रोवाइड की जाएगी। अलग से टीचर होंगे सभी सब्जेक्ट के, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स का अब की साल हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपके लिए ये चैनल बेनिफिशियल होने वाला है, तो दोस्तों को भी बताइए जल्दी से। जैसे जैसे हमारे 1 के सब्सक्राइबर प्लस होंगे तो हम मोटिवेट होंगे और ज्यादा ऐसे फ्री कोर्सेज लेके आएंगे। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेचिंत रहे। ऐसा नहीं है कि चैनल आपने ग्रो करवा दिया तो उसके बाद हम यूट्यूब से मुंह कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको फ्री कंटेंट मिलता रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग साथ साथ मिलता रहेगा। तो चलिए आज की जो हम बात करेंगे बेसिक, ये पहले से ही बता चुके हैं और हमारा एक ही ट्रैक होता है। सबसे पहले कोर कंसेप्ट को कवर करते हैं कि आपको उसके अंदर क्या क्या मिलेगा। एनसीईआरटी कंप्लीट कवर्ड रहती है। पहला हमारा बेसिस रहता है कि हम एनसीईआरटी के बेसिस के ऊपर बातें करें। जो एनसीईआरटी की बातें आपको पता होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी की बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं कंसीडर करके आता हूं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं साथ साथ आपको बताता हूं, और बेसिक टू एडवांस हम लेके चलेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो भी आपका ये सिस्टम चल रहा है इसके अंदर जो एनसीईआरटी है, मैक्सिमम बातें साथ साथ, अगर उससे ज्यादा बल्क में कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको जाननी है, वो मैं अलग से करवा देता हूं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक डायपोल का पहला टॉपिक होगा आज। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको समझना है और उसके बाद हमें बात करनी है। डायपोल का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, और दूसरा पोल, जिसके कितने पोल हो? 2 पोल हो। तो जरा ध्यान से समझिए, डायपोल का मतलब है जिसके 2 पोल हो। ठीक है भाई, जिसके 2 पोल हो। अब एक्चुअल में क्या है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करता हूं, कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल सबसे पहले दिया वाटर का, वाटर का एग्जाम्पल आपको दे दिया। अब वाटर का एग्जांपल जब भी देखोगे आप, पता होगा कि ऑक्सीजन इसके सेंटर में होता है और H यहां पे होता है और H यहां पे होता है। इसको बेंट शेप या वी शेप बोलते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहां नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर कैसा? पॉजिटिव, और यहां भी पॉजिटिव बन गया। अब आपको यहां ध्यान से जब देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे तो एक नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव बन गया, तो 2 अलग अलग पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसे ही 2 पोल बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे डाइपोल। अब खास बात इसमें क्या है? खास बात इसमें यह कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप कहोगे तो डेफिनेशन डायरेक्ट बता दो, मैं वो भी बता दूंगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप डेफिनेशन कहोगे वो भी मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि पहले आपका कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया जाए, और कंसेप्ट डेवलप करने के बाद ही आपको उसके बारे में बताया जाए। तो मैं उसी के बेसिस के ऊपर आगे चल रहा हूं कि आप जब ध्यान से देखते हैं तो यहां पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और आपको यह बात भी पता है केमिस्ट्री की नॉलेज से कि जितना इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा। मतलब दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, और दोनों के बीच कोई ना कोई दूरी भी है, जिसको हमने क्या बोल दिया? डी डिस्टेंस बोल दिया। समझा? मतलब जब 2 पोल्स को कुछ दूरी से सेपरेट कर दिया जाए तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? डायपोल की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए समझ आया नहीं आया डेफिनेशन? तो मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आपको एक रीजन के साथ, आपको एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसी बात नहीं किसी चीज का रट्टा मार के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब इसके ऊपर ऐसे यहां भी नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो जितना इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। ये बेंट शेप या वी शेप का होता है। आई थिंक
मेरा गलत मानना नहीं है, तो यहां पे जो एंगल होता है 104 डिग्री 28 मिनट का होता है। हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स का हूं, तो यहां पे एंगल इतना हो सकता है 104 डिग्री 28 मिनट के आसपास की बात करें उतना। तो ये पॉजिटिव जितना है उतना ही यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बिल्कुल सिमिलर बात होगी। और दोनों के दोनों चार्ज एक ही जगह पे नहीं है, कुछ ना कुछ दूरी है दोनों के बीच। तो इसलिए हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखो दोनों इक्वल है, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके ऊपर 10 है तो इसके ऊपर भी 10 है, इसके ऊपर 5 है तो इसके ऊपर 5 है, बट दोनों के दोनों का नेचर अपोजिट है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहां पे लिखेंगे डेफिनेशन, when to equal and opposite charge separated by some distance। जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी के द्वारा सेपरेट कर दिए जाए तो वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं भाई, वो डायपोल की फॉर्मेशन करते हैं। Whenever two equal and opposite charge are separated by some distance, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को कुछ दूरी से सेपरेट कर दिया जाए तो वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, डायपोल की। एज ए एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, ये एग्जांपल आपको जो है मैंने बता दिया है इस प्रकार से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज दे भी दिए जाए, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे इस बारे में कि जैसे कि एक चार्ज तो हमारे पास ये रहा, दूसरा चार्ज हमारे पास ये रहा, इस चार्ज को बोला मैंने प्लस क्यू और इस चार्ज को बोला मैंने माइनस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की कोई ना कोई दूरी होगी, ठीक है। उस दूरी को हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लिया जाए 2l डिस्टेंस मान लिया। अब कहोगे सर आप l मान लो, आप d मान लो, आप x मान लो, 2l ही क्यों मान लो। इसका जवाब कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगा कि हमने इस 2l दूरी को क्यों माना है, वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्यों माना गया। तो दोनों को कुछ ना कुछ दूरी से सेपरेट कर दिया, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू को 2l डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। कैसे, जैसे यहां पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोई ना कोई दूरी थी, तो इसलिए यहां पे भी दो पोल्स बन रहे थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल्स, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा है, डायपोल्स। जहां पोल बनते हैं उसी को तो क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। तो यहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल बन रहा था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस बातों इन बातें जो पढ़ रहे हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या, जहां पोल्स बनते हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। जहां पोल्स बनते हैं उस मॉलिक्यूल को फिर हम कह देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कह देते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों क्यों कहा इसको पोलर मॉलिक्यूल्स, इसके पोल्स बन रहे, देखिए एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, एक नेगेटिव पोल बन रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डायपोल की खास बात यही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, जहां पे भी डायपोल होगा तो वहां पोल्स जरूर बनेंगे, और जहां डायपोल नहीं होगा वहां पोल्स नहीं बनेंगे। कैसे, जैसे अगर मैं इस 2l दूरी को खत्म कर दूं, खत्म करने का मतलब यहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे नेगेटिव चार्ज ले आऊं, तो ये जो बीच की 2l दूरी है ये किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। अब क्या दो पोल्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, क्योंकि अभी वो एक ही पोजीशन पे है, एक ही सेंटर ऑफ मास पे दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं। जब एक ऊपर एक नीचे दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, जिसके कारण यहां पे किसी प्रकार का जो पोलैरिटी नहीं होगी, इसलिए क्या बन जाएंगे, ये नॉन पोलर बन जाएंगे भाई। हालांकि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस अभी आपको समझना है जिसके पोल्स हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर, और जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होते उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। ये पोल्स क्यों, क्योंकि दोनों दूरी से सेपरेट है, और यही डेफिनेशन लिखी है मैंने, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय, यहां पे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। अब क्या हुआ कि अगर उसके पास डायपोल है, मान लिया दो चार्ज है, दोनों को सेपरेट कर दिया, जैसे एक चार्ज ये रहा दूसरा चार्ज ये रहा, दोनों को सेपरेट कर दिया है अलग अलग दूरी से, तो इसका कुछ ना कुछ मेजर करने का भी तो तरीका होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब दो चार्ज को आप किसी दूरी पे रखते हो तो उसके पास कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट आया, कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट आएगा, और उस डायपोल मूवमेंट को मेजर करने के लिए एक फार्मूला भी चाहिए। तो हम यहां पे लिखते हैं कि प्रत्येक डायपोल के पास, यहां पे हम लिखते हैं कि एवरी डायपोल हैव इट्स डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, प्रत्येक डायपोल के पास उसका खुद का डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है।
एंड दिस इज मेजर्ड बाय इस डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए जरा ध्यान से, अब इसका क्या कहना है कि जो प्रत्येक डाइपोल होता है, अब ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, ये एक डाइपोल बन गया। जब ये एक अगर डाइपोल बन गया है तो इसके खुद के पास एक डाइपोल मोमेंट होगा, खुद का डाइपोल मोमेंट होगा। याद रखे भाई, जो इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, डाइपोल मोमेंट होता है किसको मेजर करता है? विच मेजर, यहां पे लिख देता हूं, विच मेजर स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। दूसरी भाषा में बात करोगे तो वो क्या बताएगा? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल बताएगा। किसको मेजर करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को। समझ आया? यानी कि कोई भी जब दुनिया में आपको डाइपोल दिखाई देगा तो उसका खुद का डाइपोल मोमेंट होगा, अगर वो पोलर है। पोलर है तो होगा, नॉन पोलर का मतलब जब एक ही जगह पे आगे दूरी 0 के बराबर होगी तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो प्रत्येक डाइपोल के पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, जो क्या बताता है? उस डाइपोल की शक्ति बताता है कि वो डाइपोल कितना तगड़ा है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, उस डाइपोल की पावर को बताता है, शक्ति को बताता है। और इसको कैसे मेजर किया जाता है? अब यहां पे कई बार क्या आती है? डेफिनेशन आती है, व्हाट इज डाइपोल एंड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल इज क्या है? डाइपोल व्हेन टू इक्वल और अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, एंड डाइपोल मोमेंट is a property of a dipole which measure the strength of dipole, and this is measured, ये definition आ गई, this is measured as product of either charge and distance between them। ये definition है भाई। डाइपोल मोमेंट की definition ये है, मैं लिख देता हूं, ये डाइपोल मोमेंट की definition है, दोनों को याद रखना। ये डाइपोल मोमेंट की definition है। किसका प्रोडक्ट? आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, मान लिया जाए एक चार्ज ये रहा और दूसरा चार्ज ये रहा, दोनों के बीच की दूरी अभी अभी हमने बोला था 2l के बराबर। ये प्लस क्यू चार्ज हमने मान लिया, ये माइनस क्यू चार्ज हमने मान लिया। डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उसको हम सबसे पहले तो P से डिनोट करेंगे, कैपिटल P से, ठीक है, कैपिटल P से। और जो इस P की वैल्यू है अभी अभी लिखी, ध्यान से पढ़िए, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों में से कोई चार्ज ले लो, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, तो चार्ज और इनके बीच की दूरी हो गई 2l। इस प्रकार हो गया। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल पोलर है उसके बीच तो कोई ना कोई दूरी होगी, बट जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है उसकी दूरी तो 0 हो गई, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो आज जो हमने पढ़ाया उसके अंदर बेसिक बातें क्या थी कि डाइपोल क्या होता है? जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट कर दिया जाए तो उसको डाइपोल कहते हैं। प्रत्येक डाइपोल का खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको मेजर किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये उस डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, पावर को बताता है, शक्ति को बताता है, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिन बॉडीज के पास डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है वो पोलर होती है, और जिनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता वो क्या होती है? नॉन पोलर होती है। तो इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, उससे पहले आपके सामने फार्मूला मैंने बता दिया कि डाइपोल मोमेंट इसको P से डिनोट करते हैं, और Q से लेके 2l तक जो है Q to 2l इसका फार्मूला होता है। ऊपर देखिए मैंने इसको इस नोटेशन से दिखाया है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसकी यूनिट की बात करेंगे अब हम। देखिए, इसकी यूनिट की जब भी हम बात करते हैं तो देखो, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और लेंथ की यूनिट मीटर। बीच में हाइफन लगा देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर ना समझ लो इसको, इसलिए छोटा सा हाइफन बीच में लगा देते हैं। चार्ज की यूनिट कूलाम और लेंथ की यूनिट मीटर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। याद रखे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक बच्चे गलती करते हैं, यहां पे माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक जो डायरेक्शन होती है, बच्चे यहां गलती करते हैं। क्या करते हैं? प्लस क्यू से माइनस क्यू लिख देते हैं, बाकी गलत है वो। माइनस क्यू से प्लस क्यू तक डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो है डायरेक्शन होती है। तो पहली बात वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी यूनिट हो गई कूलाम मीटर, और तीसरा डायरेक्शन जो है माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक होती है। समझ आया इतना?
अब आगे बात करते हैं इसके अंदर क्या होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए कोई भी बात, मेरी कोशिश रहती है कि एक भी बात ऐसी ना बचे जो आपको बाद में जाके देखना पड़े, और मैक्सिमम जो है हाईएस्ट मैं बात करता हूं कि 70 में से 70 सीबीएसई बोर्ड का पेपर इससे बाहर नहीं आएगा, और आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो नीट में और आईआईटी मेंस में आते हैं वो यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है इस बात की। अब देखिए इसका डायपोल मोमेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो आपको पता है चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ए इंटू टी। हर वीडियो में सिखा चुका हूं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज निकालोगे तो करंट गुणा में टाइम, और करंट का होता है ए और टाइम का टी, क्योंकि दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, और लेंथ का क्या होता है, एल होता है। तो ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ये पी का क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट कूलम मीटर, डायरेक्शन माइनस क्या उससे प्लस क्या तक, और इसका पी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए गुणा टी गुणा एल। इस प्रकार ए का मतलब एम्पियर, टी का मतलब टाइम, एल का मतलब लेंथ, हो गया। अब ये जो यूनिट बताई मैंने सीजीएस यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट बताई है, इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, वो होती है डिबाई। याद रखना भाई, इस रिलेशनशिप को याद रखना, कहीं आपको एक नंबर में पूछ लेगा। इसकी सीजीएस यूनिट डिबाई होती है, जो एक डिबाई 3.3 गुणा 10 की शक्ति -30 के बराबर होती है, एक डिबाई कूलम मीटर, और ये भी कूलम मीटर है भाई, ठीक है, ये भी कूलम मीटर है। इसलिए तो आपको दूसरी यूनिट यहां पे क्या है, डिबाई है, कैपिटल में डी ऐसे लिखा जा सकता है, और बराबर होती है दैट इज 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ये रिलेशनशिप याद रखना, इसलिए मैं आपको सारी बातें साथ साथ कंसीडर करके चल रहा हूं जो हो सकती हैं, जो बताई जा सकती हैं, ठीक है। अब जो अभी अभी हमने बात की थी पोलर मॉलिक्यूल, अब जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उसकी खास बात क्या होगी, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पे होंगे तभी तो पोल्स बनेंगे, तभी उसको डाइपोल बोलेंगे। इसलिए उनके पास क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है किनके पास, पोलर मॉलिक्यूल के पास। और एक खास बात बता दूं, ये एज इट इज लाइन नीट के अंदर पूछी गई है भाई, मैं आपको बता दूं एज इट इज लाइन नीट के अंदर पूछी गई है, इसलिए मैंने यहां पे लिखवाई है। दूसरा नॉन पोलर, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में आते हैं भाई, नॉन मॉलिक्यूल के पास नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पोजीशन पे है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे H2 Cl2 ऐसे, ये सब एग्जांपल। H2 क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दोनों एक ही जगह पे है, Cl2 में Cl और Cl दोनों एक ही जगह पे हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी जो है वो जीरो हो चुकी है। जब दूरी जीरो तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो, पर पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर दूरी जीरो नहीं होती, इसलिए उनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है भाई। तो ये पूरी डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका फार्मूला, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में यहां पे एक ही लेक्चर में आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में होता क्या है, पहली बात तो समझिए बात, जैसे आपने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक की, अब मैं यहां पे थोड़ी सी बातें आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोला था हमने, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बात मैंने आपको समझाई थी, और उसके अंदर हमने बोला था कि मान लिया जाए एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चारों ओर एक आपने स्पेस बता दिया कि बोल दिया इसके चारों ओर एक स्पेस होता है भाई, बोला था। और जिस स्पेस के अंदर आप इजीली इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स को फेल्ट कर सकते हो, वही डेफिनेशन थी, इससे पहला वाला लेक्चर ऊपर आपको मिल जाएगा, लिंक भी वहां पे जाके देख सकते हैं। जिस बच्चे ने इस वीडियो में आया है तो इससे पहले वो पहली वाली वीडियो पूरी सीरीज आप देखते चलोगे तो मैं 100% कहता हूं कि सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी, और साथ साथ आपको फिजिक्स में एक स्ट्रेंथ महसूस होगी, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस ले रहा हूं। अब ये हिंदी मीडियम के बच्चों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं जी, पता कैसे कैसे क्या होगा, हमें तो हिंदी मीडियम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो नहीं, मैं गड्ढा खोद के अंदर घुस के और वहां से उठा रहा हूं। ना हिंदी वालों को दिक्कत, ना इंग्लिश वालों को दिक्कत है, बिल्कुल आसानी से है। बिल्कुल मैं वो बातें बता रहा हूं जो आप गलती करोगे न्यूमेरिकल में, जो आप मिस्टेक करोगे जब पेपर दोगे, तब मैं सारी बातें कंसीडर करूंगा। मैं बता भी देता हूं कि इस पॉइंट को याद रखना, बच्चे गलती करते हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल में बच्चे गलती करते हैं, उसी प्रकार। अब देखिए इस पॉजिटिव के चार्ज के चारों ओर एक स्पेस बताया था,
मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। उसी प्रकार डाइपोल के चारों ओर भी एक स्पेस होता है, हर तरफ एक स्पेस होता है। अब वहां पे दो चार्ज हो गए, पहले एक ही चार्ज था, अब वहां पे कितने हो गए, दो चार्ज हो गए। तो एक तो फील्ड इसका हो गया, अगर दूसरा मैं यहां पे नेगेटिव रख देता तो इसका भी तो एक फील्ड बनता, इसका भी तो एक फील्ड बनता, क्योंकि चार्ज का अपना खुद का, हर चार्ज का फील्ड होता है, इसका अपना है, इसका अपना है, तो दोनों का फील्ड हो गया। अब उसी प्रकार डाइपोल में दो पोल्स बन गए, दोनों को अपना अपना फील्ड है और वो भी उसके चारों ओर का स्पेस है। जैसे इसके चारों ओर स्पेस है, वैसे ही डाइपोल के चारों ओर भी स्पेस होता है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, महसूस करेंगे। अब जरा बात करते हैं इसकी, ध्यान से देखिएगा जरा। इसके कारण जब हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास दो केस हमें जो कंसीडर करने हैं वो करने हैं। सबसे पहला तो हो गया एक्सियल लाइन का, ये आपके सिलेबस में है, केवल दो ही केस आपके सिलेबस में है। और दूसरा है बाइसेक्टर, इसको बोल दो, या इक्विटोरियल इसको बोल दो दूसरा नाम, या फिर परपेंडिकुलर इसको बोल दो। ये तीन नाम मैंने आपको बता दिए कि एक्सिस पॉइंट, बाइसेक्टर पॉइंट, इक्वेटर या परपेंडिकुलर। तीसरा होता था एट एनी पॉइंट, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये दो ही एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। सिलेबस मींस आप आईआईटी का उठा लो, नीट का उठा लो, स्टेट बोर्ड का उठा लो, किसी भी सिलेबस को उठा लो, सब ने यही सिलेबस अब पुट कर दिया है। जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसको पुट किया है सभी ने, जैसे कि कोरोना के बाद ये सब हुआ है उसके बाद। अब देखिए आगे, अब हम क्या कहते हैं कि मान लिया जाए आपके पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की जो दूरी है जिसको हमने किसके बराबर माना है, 2L के बराबर। अब मैं यहां पे रीजन भी दूंगा क्यों माना है, ध्यान से देखिएगा जरा। अब इस पॉइंट के, इस चार्ज के एक्सिस होता है, इस तरफ होता है और या फिर इस तरफ होता है, ये दोनों एक्सिस हैं। एक्सिस का मतलब होता है अलोंग द डाइपोल, जो डाइपोल के अलग हो। तो इसका एक्सिस पॉइंट या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। ये होते हैं एक्सिस के पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि एक्सिस के पॉइंट कौन से होते हैं, या तो ये होगा एक्सिस का पॉइंट और या फिर ये होगा एक्सिस का पॉइंट। अब बात करते हैं इसके बाइसेक्टर या इक्वेटर या परपेंडिकुलर। इस दूरी के, इस सेंटर से ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेटर है, और यही इक्वेटर नीचे की तरफ भी हो सकता है, यहां भी इक्वेटर है। तो आपकी मर्जी आए, जब आप सोल्व करते हो डेरिवेशन को, तो चाहे आप इस तरफ एक्सिस मान लो, चाहे इस तरफ मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप ऊपर इक्वेटर मान लो, चाहे आप नीचे इक्वेटर मान लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपकी चॉइस है, आप किस तरफ मानना चाहते हो उसी तरफ आप मान सकते हो, उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन यहां पे नहीं है। चाहे आप इस तरफ मानो, चाहे इस तरफ एक्सिस, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो सबसे पहला डेरिवेशन शुरू करते हैं हम, और वो होगा आपका एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन, कि एक्सिस के ऊपर कैसे काम करेगा उसकी बात हम करेंगे। हम एक्सिस की बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट में। देखिए भाई, सबसे पहला लेते हैं एट एक्सिस के ऊपर। एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस के लिए सबसे पहले आप एक डाइपोल को कंसीडर कर लीजिए। ये आपने एक डाइपोल ले लिया, ठीक है, और ये है माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको एक बात पहले ही बता दी कि अभी तक हम जो दूरी मानते आए हैं वो 2L, तो अगर ये सेंटर है तो ये दूरी भी L होगी और ये दूरी भी L होगी, ठीक है। अब ये L और 2L क्यों माना था, क्योंकि जब हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो डेरिवेशन में जो कैलकुलेशन का पार्ट है बहुत ही लंबा है, और उस कैलकुलेशन के पार्ट को इजी बनाने के लिए हमने दूरी को 2L लिया। अगर यहां L दूरी लेते तो फिर हम क्या करते, इसको आधा आधा तोड़ते, L/2 L/2। जैसे आगे डेरिवेशन बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा अगर L/2 लेते तो डेरिवेशन में और पजलिंग बढ़ती, इसलिए हमने इसको 2L दूरी माना। बाकी कोई रूल नहीं है, आप 2L मानो, आप L मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइपोल में। अब इसके एक्सिस पे पॉइंट मैं मानता हूं यहां, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, जो इसका एक्सिस का पॉइंट है। इस तरफ इस पॉइंट को मैंने एक्सिस माना है, इस तरफ। इस मिड सेंटर से यहां तक की जो दूरी है इसको मैं बोल रहा हूं R के बराबर। याद रखना भाई, ये डायग्राम आपको समझना जरूरी है। जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ आ गया उसके बाद आप मान के चलिए कि आपके मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व होगी, क्योंकि मेन जो है डायग्राम ही काम करता है, डायग्राम से ही बातें चलेंगी। मैंने क्या कहा, ये सेंटर था, इसलिए सेंटर से ये दूरी L, ये दूरी L, ठीक है, और यहां मिड पॉइंट से इस P पॉइंट की दूरी क्या है, R है।
और पी पॉइंट कौन है, एक्सिस का काम कर रहा है, और उस एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण, इस डायपोल के कारण। अब देखो, अब ध्यान से समझो, जब अगर यहां सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ दूरी r के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैं k इंटू मैं क्यू बटे मैं r का स्क्वायर। ये आ गया था क्योंकि इसके चारों ओर एक स्पेस है जिसमें वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सकता है, और एक ही चार्ज है इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यहां पे तो दो चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को सोल्व करने के लिए फिर कौन सी नोटेशन लगाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे। यहां पे अलग चीज नहीं, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यह बात मैं आपको करवा चुका हूं, ध्यान से देखना, आपको याद आ जाएगी। अब देखो, इस चार्ज से लेके इस तक की दूरी मैं अगर बताऊं, इस चार्ज से देखो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है r, अगर इसमें से l घटा दूं, यहां r माइनस l बच जाएगी ये दूरी, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी की r, इसमें से ये घटा दी तो ये बच गई। अब इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की दूरी क्या, यहां से लेकर के यहां तक r है, और इसमें क्या जोड़ दो, l जोड़ दो, तो ये बन गया। ठीक है, समझ आ गया इतना। तो ये डायपोल, इस डायपोल का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आता है तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E1 ड्यू टू चार्ज दैट इज प्लस क्यू, किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण। यहां पे देखो, अगर मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करो तो पहला काम है डायरेक्शन को निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिसने पहला लेक्चर देखा उसको पता होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीछे लेक्चर से चलो। मैं फिर बता देता हूं, अगर जिस भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे सबसे पहले आपको क्या दिखानी है, डायरेक्शन दिखानी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये बात आपको बताई गई है पहले लेक्चर में। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसलिए E1 की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दिया। तो इस E1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट इज k इंटू में q बटे में डिस्टेंस। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी तो r माइनस एल है, इसलिए हम इसको रखेंगे r माइनस एल का स्क्वायर, ये रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, अब ये प्लस क्यू इसके ऊपर लगा रहा तो माइनस क्यू भी इसके ऊपर लगाएगा। अब ये माइनस क्यू चार्ज इस +1 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न कि रिपेल करेगा, और जिस फील्ड का नाम होगा E2। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसलिए यहां पे जो E2 फील्ड आएगा वो हो जाएगा k इंटू में q बटे में, अब देखिए दूरी क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की r प्लस एल है, इसलिए हम यहां पे रखेंगे r प्लस में l होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ध्यान से देखोगे, जब इसका डिनोमिनेटर की तरफ देखते हो तो r माइनस एल हो गया, मतलब r में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, और यहां r प्लस एल है, मतलब r में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। अगर प्लस होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, या माइनस हो गया तो डिनोमिनेटर घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेटर देन है किससे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस प्रकार। अब देखिए, एक तो पॉजिटिव E1 है और एक नेगेटिव E1 है। ठीक है, तो इसका मतलब जब दो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेक्टर क्या कहता है, एक दूसरे में से घटा दो। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्ट कर दो। अगर किसी एंगल पे है, मान लिया 30 डिग्री एंगल पे है, तो फिर आपको रूल लगाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। पर जब एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे इस डायरेक्शन में, तो ऐड कर दो। कहोगे सर रूल नहीं लगा सकते, लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 0 की वैल्यू 1, तो बच गया क्या, a स्क्वायर a प्लस बी का होल का स्क्वायर, ऐसे बच गया। तो इस प्रकार उसमें आपको रूल लगाने की जरूरत नहीं है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट। किस में से, बड़े में से छोटा। अब बड़ा कौन है, E1, तो मतलब अगर हमें यहां पे नेट फील्ड निकालना है तो E1 में से E2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि E1 इज बड़ा है और E2 क्या है, छोटा है, इसलिए E1 में से E2 को माइनस किया। यहां पे देखो E1 की वैल्यू क्या है, KQ बटे में R माइनस एल का स्क्वायर, माइनस कर दिया K इंटू क्यू बटे में R प्लस में L होल का स्क्वायर। देखिए, जिसको ये डायग्राम समझ आ गया, उसके बाद अब ये मैथमेटिक्स है। के क्यू यहां है, तो दोनों जगह से ले लिया कॉमन, और नीचे क्या किया, R माइनस एल और R प्लस एल दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम, तो यहां बचा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस में L होल का स्क्वायर। अब ये जाएगा ऊपर, दैट इज R प्लस में L होल स्क्वायर माइनस R माइनस में L होल का स्क्वायर।
इस तरह से बनेगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जरा ध्यान से क्या होगा। k यहां कॉमन है, ये भी कॉमन है, नीचे क्या हुआ देखो a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आपको जहां दिखता है a माइनस बी और a प्लस बी, आपको पता है a माइनस बी और a प्लस में b, इसको सोल्व करोगे तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहां पे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, पर साथ में उसका भी स्क्वायर दे रखा है, इसलिए यहां पे इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। दैट इज आर माइनस एल आर प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर उसका भी उसने क्या दे दिया स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर दे दिया, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहां पे क्या करो ओपन करो, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर है, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा दैट इज आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2rl माइनस माइनस साइन, देखो आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर माइनस में 2rl, ये हो गया इस प्रकार से। अब आगे देखिए फर्दर बढ़ेंगे तो k इंटू क्यू और बटे में कौन है, बटे में ये है दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहां पे होगा आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर प्लस में 2rl। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस करोगे तो प्लस का 2rl हो गया। तो माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ये सब गए, बचा क्या 2rl प्लस 2rl कितना हो गया 4rl हो गया। अब आगे इस साइड पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा k इंटू क्यू, यहां पे हो जाएगा 4rl बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का क्या स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, ये हो गया। जस्ट सिंप्लीफाइड मैथ, आपको डायग्राम आना चाहिए, उसके बाद सिंपल मैथ है। अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज k इंटू क्यू, यहां पे 2l और 2r ऐसे लिखा जा सकता है। इस 4 को 2 गुणा 2 कर दिया, 2 के साथ l ले लिया, एक 2 के साथ r ले लिया, 4 को क्या कह सकते हैं 2 गुणा 2, तो एक 2 के साथ l एक 2 के साथ r, बटे में क्या बच गया दैट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, यहां पे ध्यान से देखोगे तो डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 2l के बराबर। अभी आज सुबह ही पहली बात वही करवाई थी, लेक्चर के स्टार्टिंग में डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन करवाई थी, दैट इज P इज इक्वल टू क्यू गुणा में 2l, तो P इज इक्वल टू क्यू गुणा 2l। इस क्यू इंटू 2l की जगह मैं क्या रख दूं K इंटू P, 2 को आगे ले लिया R को पीछे ले लिया, ठीक है। देखो इस फार्मूले से क्यू इंटू 2l P के बराबर बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये बन गया। तो नेट फील्ड जो आया, नेट फील्ड जो आया वो कितना आ गया दैट इज k 2kp इंटू आर बटे में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये आपके पास नेट फील्ड आ गया भाई। इसको हम क्या कहेंगे नेट फील्ड कहेंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास नेट फील्ड। इसका फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये काम में आएगा, आपको ये वर्क में आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, यहां पे हमने पता किया कि E1 बड़ा है E2 छोटा है। अगर E1 बड़ा E2 छोटा है तो मतलब जो नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी किस डायरेक्शन में होगी, जो E1 की है, क्योंकि बड़े वाले की तरफ होगी। बड़े में से छोटा घटा दिया, मान लो ये 10 था ये 5 था, तो उत्तर कितना आएगा 5, किस तरफ आएगा बड़े वाले की तरफ। दूसरी बात, डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, और एक्सिस के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसकी भी डायरेक्शन क्या है माइनस क्यू से प्लस क्यू, E1 की तरफ, E1 की तरफ। E1 किस तरफ से किस तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। जब आप E1 इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हो तो वो भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जा रहा है। डायपोल की डायरेक्शन भी माइनस क्यू से प्लस क्यू तक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डायपोल। याद रख लेना भाई ये बात, डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इस केस की डायरेक्शन होती है। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल क्या है सेम है, सेम डायरेक्शन होती है एज ऑफ डायपोल। डायपोल की तरह इसकी डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है, ठीक है। अब यहां पे एक स्पेशल केस बनाएंगे हम, और स्पेशल केस क्या होगा, और वो स्पेशल केस होगा अगर आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर 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 देन एल स्क्वायर है। कहने का मतलब इस मिड पॉइंट से लेकर के यहां तक की दूरी बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू दिस डायपोल लेंथ के, इस डायपोल लेंथ के। हमारे पास क्या है शॉर्ट डायपोल है, छोटा डायपोल है, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट डायपोल। इसका दूसरा नाम क्या होता है शॉर्ट डायपोल।
और दूसरा नाम क्या होता है, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है, कौन सा होता है आइडियल डाइपोल? आइडियल डाइपोल वो डाइपोल है जिसकी दूरी कम है, चार्ज ज्यादा हो सकते हैं पर उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए, वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, आइडियल या शॉर्ट डाइपोल की करेगा। अब इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आ गया 2 इंटू के इंटू पी आर बटे में। एल को नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, आर पावर 4। एक आर से आर गया, यहां क्या बच गया, 2 पी बटे में आर का क्यूब, इस प्रकार। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के ऊपर बन गया 2 पी बटे में आर क्यूब। ये एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना भाई, एक्सिस का है इसलिए मैंने ए लिख दिया। एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 बाय आर क्यूब के बराबर होता है। तो हमने बेसिकली जो इसके अंदर करना है कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो बेसिक बात है वो यही है कि पहले डायग्राम एक्सिस पॉइंट कंसीडर किया, मिड सेंटर से हमेशा दूरी आर रहेगी, ये बात भी याद रखनी है। न्यूमेरिकल तभी सोल्व होंगे, अब मैं साथ साथ बता रहा हूं न्यूमेरिकल सोल्व करने का तरीका। फिर जब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, +1 यूनिट चार्ज रख के डायरेक्शन निकालते हैं। देखो ऐसा ट्रायंगल का केस किया था पीछे लेक्चर में, वहां पे भी हमने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, एक E1 एक E2, फिर उसको जोड़ दिया था। यहां पे भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, उनको सोल्व कर दिया, बड़े में से छोटा घटा दिया, इस प्रकार। तो ये एक्सिस का केस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखें और इसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन को याद रखें, ये सारी बातें आपको काम आएंगी। अब जो अगला टॉपिक है, देखिए अगला जो टॉपिक होगा अब एक्सिस के बाद इक्वेटर का होगा। मैं हमेशा ये बात की कोशिश करता हूं कि जब भी आपका लेक्चर लूं तो आपका एक भी मिनट बातों में खराब ना करूं और एक भी मिनट में इस तरह से ऐसी ऐसी वैसी चीजों में खराब ना करूं। मैं आपका पूरा टाइम यूटिलाइज करना चाहता हूं, नहीं तो मैं भी यहां पे नाच के या वो डांस करके मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहां पढ़ने के लिए इंटरेक्ट हुए तो आपको वो क्वालिटी मिलेगी, वो कंटेंट मिलेगा जिससे आप काम करते हो, जिससे आप लगेगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे। क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठोगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड, चाहे नीट का, चाहे आईआईटी का, चाहे मेंस का, चाहे एडवांस का, तो वहां पे आपसे कोई हंसी मजाक नहीं पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसे तगड़े तरीके से बैठना है, मोटिवेट होकर बैठना है, और इस बात की गारंटी मेरी, जो मैंने करवा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यह बात की गारंटी मेरी है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए अब आगे का करते हैं। अब की बार कौन सा लेंगे, इक्वेटर वाला। और इक्वेटर को ही क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर कहते हैं। इन बातों को याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, ये बाइसेक्टर भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, सभी इन्हीं के नाम है। अब देखिए फिर से हमने एक डाइपोल को कंसीडर किया, यहां पे है -Q और यहां पे कौन सा चार्ज है, +Q। बिल्कुल सिमिलर तरीके से पीछे वाला ही तरीका है, अलग तरीका नहीं है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये दूरी L, ये दूरी L। अब समझ आ गई 2L दूरी से L क्यों लिया। देखो कितना बड़ा पजलिंग डेरिवेशन था जिसमें मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे थे। अगर आपने वहां दूरी को 2L के बजाय L ले लिया तो L/2 से वो लंबा और हो जाता, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब की बार ये तो एक्सिस है, इस तरफ भी हमें बाइसेक्टर उठाना, बाइसेक्टर तो ये हो गए, और इससे कितनी दूरी पे, R दूरी। हम मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, हमेशा उस पॉइंट की दूरी को R बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी किया था, देख लीजिए। मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, उसके बीच की दूरी को R कहते हैं। तो हमने यहां पे भी R बोल दिया। अगर यहां पे भी हमने इसको R बोल दिया है तो हम यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यहां पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूरी हो जाएगी R² प्लस में L का स्क्वायर। ये दूरी भी हो जाएगी R² प्लस में L का स्क्वायर और अंडर द रूट। पाइथागोरस प्रमेय R² प्लस L² अंडर द रूट, R² प्लस L² अंडर द रूट, सबको पता है। अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये +Q वाला चार्ज इस P पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा, और उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पे क्या रख दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो जाएगी, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला, E1, ठीक है। और इस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके कारण है, ड्यू टू +Q चार्ज, इस चार्ज के कारण है। यहां पे लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज K इंटू में Q बटे में R² प्लस L का स्क्वायर अंडर द रूट और होल का स्क्वायर। कहोगे सर कैसे हुआ, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला होता है K इंटू Q बटे में R का स्क्वायर।
कल मैं करवा चुका हूं, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा अध्ययन करवाया था उस चैप्टर के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बता चुका हूं। उसका फार्मूला ये है और वही फार्मूला यहां लगाया है मैंने। तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां क्या बचा, के इंटू में क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, तो ये फार्मूले के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कल भी ये पूरा चैप्टर करवा चुका हूं, तो इसलिए कहता हूं कि पूरी सीरीज में देखिए, आपको पता चलेगा बड़ा जबरदस्त टॉपिक चल रहे हैं, बड़ा क्वालिटी का कंटेंट चल रहा है। ऐसी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे अपनी ऐप बना के बैठ के मैं यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब देखिए, फिर ये माइनस क्यू चार्ज इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि माइनस क्यू और +1 में अट्रैक्शन होता है, इसलिए नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E2। इसलिए इस E2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज E2 इज इक्वल टू में K इंटू में Q बटे में फिर से R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर और पूरे का रूट और उसका स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो E2 की वैल्यू क्या बन के आई, दैट इज इक्वल टू में K इंटू में Q बटे में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। ठीक, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। जैसे आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के। दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, अलग अलग वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। अब इससे आगे दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह मैं कंपोनेंट में तोड़ के और जल्दी से मैं इसको करवा दूं, हालांकि ज्यादा छोटा रास्ता भी नहीं है। दूसरा रास्ता जो इससे 5% आगे होके गुजरता है, पर वो रास्ता ऐसा है वो आपको कामयाब बनाएगा। कामयाब कैसे बनाएगा, अभी तो इसने यहां पे डायपोल का केस लिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज इक्वल हैं, डायपोल है। इसलिए अगर वो कोई न्यूमेरिकल अपनी तरफ से बना दे जिसमें दोनों चार्ज को अलग अलग दिखा दे, फिर कैसे सोल्व करोगे। फिर जो मैं तरीका करवा रहा हूं वही तरीका काम आएगा। मैंने क्या कहा, एक तो होता है दूसरा तरीका जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये छोटा है, यानी कि 5 से 10% छोटा उससे। पर इस तरीके में खास बात यह है कि अगर आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू के अलावा दूसरे चार्ज आ गए तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए जब आपको ऐसा नियम बताऊंगा जो हर जगह लागू होगा। अब देखिए, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, दोनों की नेट रिजल्टेंट हो गई इस तरफ, ये रहा। और ये एंगल भी थीटा होगा, फिर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, इस प्रकार। अब क्या हो गया, दो वेक्टर है, एक E1 वेक्टर और एक E2 वेक्टर, दोनों के बीच टोटल एंगल कितने का हो गया, 2 थीटा का। थीटा ये, थीटा ये, याद रखनी है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए। अब उसका रिजल्टेंट का फार्मूला कैसे लगाएंगे, दैट इज E नेट अंडर द रूट, सभी को पता है, दैट इज E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2 E1 E2 cos 2 थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, E1 E2 के इक्वल है और नेट को मैं मान लेता हूं E के इक्वल। हमने मान लिया कि E1 अगर E2 के बराबर है, हमने कहा कि दोनों E के इक्वल है। ठीक है, तो रख लो यहां पे। चाहे आप ऐसा कर सकते हो, ये नहीं करना चाहते तो एक की जगह चेंज कर लो, E2 की जगह क्या रख दो, जहां जहां E2 दिखाई दे रहा है उसकी जगह E1 रख दो। तो यहां पे E नेट इज इक्वल टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड उसका स्क्वायर और E2 की जगह भी E1 रख दिया, तो यहां पे हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू E1 कोस 2 थीटा और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट। E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 E1 स्क्वायर प्लस में 2 E1 स्क्वायर और साथ में कोस 2 थीटा, ये बनेगा। अब यहां से 2 E1 स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा रह गया और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात देखिए, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है भाई, याद रखें, आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 E1 स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इस पूरे की जगह ये आइडेंटिटी मैंने रख दी है। अब आगे देखिए क्या होगा, पूरे के ऊपर रूट, 2 2 जा 4, 4 का रूट 2 बाहर, E1 का स्क्वायर है तो इसलिए उसका E1 बाहर, कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा बाहर, ये चीजें बाहर आ गई। तो फाइनली जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट निकल के आया है, फाइनली जो E नेट निकल के आया है वो निकल के आया है 2 इंटू E1 इंटू कोस थीटा, ये निकल के आया। ठीक है, अब यहां से देखिए E1 इलेक्ट्रिक फील्ड या E2 दोनों इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या है, K बाय में R स्क्वायर प्लस में
एल का स्क्वायर, इस प्रकार है। और इस ट्रायंगल में जो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, देखिए दूसरे कलर से इसको मैं मार्क करता हूं, जो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसमें अगर मैं कोस थीटा निकालूं तो कोस थीटा किसके बराबर होगा भाई, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज आर एंड हाइपोटेन्यूज इज, देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज की बात करें। इसके बाद आप देखिए, ये एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा जरा, मैं आपको नया एंगल बना के दिखा रहा हूं दूसरे कलर से। अगर ये एंगल थीटा है तभी तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तभी तो ये एंगल थीटा है। ये एंगल हमें नहीं लेने, ये एंगल हमें नहीं कंसीडर करने, हमें कौन से करने, ये वाला थीटा। जब ये एंगल थीटा है तभी तो इसके उल्टा एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है तभी ये भी थीटा है। इस प्रकार से अगर मैं इस कोस थीटा की वैल्यू को निकालूं तो किसके बराबर होगा, एल दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या रहेगा, रूट, इस तरह से। ठीक है भाई, हमने जो एंगल थीटा लेना है वो एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इसलिए ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, इनके बीच हमने थीटा और थीटा माना था, वो इसके कारण यहां पे और यहां पे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रखो अगले उसके अंदर, तो देखिए क्या होगा, पुट करते हैं तो दैट इज ई नेट इज इक्वल टू में 2 इंटू ई1, और ई1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज के इंटू में क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या, एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और रूट को लिखा जा सकता है 1/2। याद रखना भाई, जो आपको ये रूट दिखाई दे रहा है, जो इसके ऊपर आपको रूट दिखाई दे रहा है, इस रूट के ऊपर 1/2 लिखा जा सकता है, इस रूट की जगह जो आपको रूट दिखाई देता है, रूट की जगह 1/2 पता होना चाहिए। अब देखो 2 और L मिलके फिर से किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, डाइपोल की, दैट इज Q गुणा में 2L, फिर से इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा K, और इस Q और 2L की जगह क्या रख दिया, P बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 थी, देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड, उत्तर कितना हो गया, 3/2, 3/2 के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, ई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू में के इंटू में पी बटे में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और होल पावर 3/2 के बराबर। ये फार्मूला भी याद रखे भाई, आपसे पूछा जाएगा, आपसे कई बार इस पे क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए इसको याद रखना। फिर से हम इसका स्पेशल केस बनाते हैं, यहां स्पेशल केस, स्पेशल केस किसका, आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल का, आइडियल डाइपोल या फिर शॉर्ट डाइपोल का केस बनाते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो जाएगा, पहले भी बताया, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर क्या रहेगा, दैट इज के इंटू पी बटे में एल को नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां बचा आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो उत्तर क्या आ गया, के पी बटे में आर का क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे कितना आ गया भाई, के पी बटे में आर क्यूब के बराबर। दोनों फील्ड को याद रखना, जब तक ये याद नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला। आपको सबसे पहले मैंने फार्मूला कौन सा बताया था, ध्यान रखें, सबसे पहला फार्मूला ये याद रखना आपको, जो एक्सिस का है 2kpr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला इसके आइडियल डाइपोल का 2kp/r क्यूब। इस फॉर्म में बनाया मैंने, k की वैल्यू को 1/4πε0 इसने नहीं रखा क्योंकि आसानी से आप याद रख सकते हो 2kp/r क्यूब, इस तरह से। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन देखिए, देखिए माइनस क्या उसे प्लस क्या, तो डाइपोल की डायरेक्शन है, बट इसकी रिजल्टेंट आया इसका उल्टा, देखो उल्टा, तो इसका मतलब इक्वेटर वाली जो है इसकी जो डायरेक्शन होती है, वो जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। याद रखना भाई, ये भी क्वेश्चन में कई बार आया है, और डायरेक्शन को निकालना भी आपसे पूछ सकता है कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, जो डायरेक्शन डाइपोल की है उससे उल्टी डायरेक्शन किसकी होगी, इस केस की होगी जो कि इक्वेटर पे है। इससे आगे मैं आपको बताना चाहूं, आपने अभी अभी फार्मूले में पढ़ा कि एक्सिस का फार्मूला है दैट इज 2 इंटू के पी बटे में आर क्यूब, और इक्वेटर का या परपेंडिकुलर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, इक्वेटर से भी, तो उसका फार्मूला क्या आया, दैट इज kp/r क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दे, एक्सिस बटे में परपेंडिकुलर, तो क्या बनेगा 2kp बटे में आर क्यूब और kp बटे में आर क्यूब, इससे कैंसिल। ठीक है, यहां कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस के ऊपर है वो 2 गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बोलो या इक्वेटर बोलो, उसके 2 गुणा होता है।
याद रख लें भाई ये बात आपसे एक नया फार्मूला ड्राइव करवा दिया, आपको एक्सिस पे निकाल लिया, तो उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो आसानी से, उसके इक्वेटर पे। अगर आपने इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, उसका 2 गुना करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सिस। हमने एक दूसरे इक्वेशन को डिवाइड किया है और जस्ट डिवीजन के बाद हमने इसके उत्तर को निकाल लिया। ठीक है भाई, समझ आ गया। बस मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमने एंगल ये कंसीडर किया है तभी तो ये एंगल होगा, और ये होगा तभी ये होगा। ये तो वैसे ही मैंने बना के दिखा दिए थे आपको एंगल, ये एंगल आपको कंसीडर करने। तो ये पूरा केस जो आपको करवाया गया है, ये पूरा प्रकरण जो करवाया गया है, ये इक्वेटर और साथ साथ एक्सिस का केस है। इन दोनों में से एक डेरिवेशन जरूर आता है या इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख देते हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क आएगा, यह बात करनी है। और हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को, जो टॉर्क के टॉपिक की बात चल रही है, इस टॉर्क के टॉपिक को, नहीं तो लंबा बहुत खींच जाएगा। जो अगला गॉसेस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कराएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, उन सब के अंदर इसको कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबे टाइम तक हमें इसके अंदर करना पड़ेगा और आपको फिर ये होगा कि सर 2 घंटे के 1.5 घंटे का वीडियो बन रहा है। तो इस टॉपिक को, जो टॉर्क इनटू डाइपोल, मैं बता देता हूं। वैसे टॉर्क की वैल्यू आएगी P इंटू ई साइन थीटा के बराबर। ये डेरिवेशन हमें डिराइव करना है, इस टॉर्क को करना है कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक डाइपोल हमने मानना है, इसके अंदर हमने डाइपोल को रखना है। और डाइपोल को रखोगे तो इस तरफ भी एक फोर्स बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, Q इंटू ई। आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हो और नेगेटिव चार्ज को रखते हो तो फोर्स आता है। इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस Q इंटू ई। ये इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L हो गई है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Q इंटू ई इंटू एल के बराबर हो गया। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान के, इसको 2L मान के, इसको D मान लो, इसको D मान लो। ठीक है, तो यहां पे साइन थीटा निकाल दो, साइन थीटा निकाल दो, कितना हो जाएगा, D बटे में 2L। तो D की वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा, वो यहां रख दो, आ जाएगा उत्तर। बस ये बन गया उत्तर, इस प्रकार से। पर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे उसको। इससे पहले अब इसकी समेशन की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, जिसके अंदर हमने बात करनी है न्यूमेरिकल पार्ट की। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट की बात करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, द टू चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम्स आर प्लेस्ड एट 5 mm अपार्ट। देखिए, दो चार्ज, एक के ऊपर क्या है, +5 है, सॉरी 10 की बात कर रहा है, एक के ऊपर क्या हो गया, -10 माइक्रोकुलाम, तो दूसरा कितना हो गया, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम, इस प्रकार से। ठीक है, सेपरेटेड बाय 5 mm अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 mm की दूरी है। अब ध्यान से समझ ले, हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, फिर भी आपको करवा देता हूं। ठीक है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर। ये देख लेना भाई, ये कहां से दे रहा, अब ये सेंटर से दे रहा, ये ध्यान से पढ़ना। अब इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये 15 सेंटीमीटर किसकी दूरी है, R की। मैंने डायग्राम में पहले ही बताया था आपको, डायग्राम आएगा तो न्यूमेरिकल आएंगे। डायग्राम में क्या कहा था, मिड सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना उसकी दूरी को R लिखते हैं, और इस 5 mm में से 2.5 mm हो गई ये, और 2.5 mm हो गई ये, जिसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं, L कहते हैं भैया, याद रखना है बात। ठीक है, ऑन ए लाइन पास, पहला उसके किसके ऊपर बताना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई, और इसके किसके ऊपर बताना, 15 सेंटीमीटर पे बताना। अब ध्यान से सोचिए जरा, सबसे पहले तो P की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट यूज होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है, Q गुणा में 2L। ठीक है, Q कितना है हमारे पास, 10 माइक्रो, माइक्रो के नाम का कितना, -6, गुणा में इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी, 5 mm, टोटल दूरी तो 2L है ना, वो 5 mm, तो 5 गुणा में 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू। ठीक है, यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर। तो पहला क्वेश्चन निकालना सिखा दिया, किसका, डाइपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। दूसरा, अब एक ध्यान से आप दिमाग लगाएं, ये तो है 15 सेंटीमीटर और ये है 5 mm, 5 mm। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर हमें एक्सिस वाला फार्मूला लिखूं मैं एक बार के लिए, तो क्या था, दैट इज 2 इंटू K P इंटू R,
बटे में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। याद होना चाहिए आपको, जैसे मुझे याद है ऐसे। अब आप देखोगे तो ये दूरी 0.5 सेंटीमीटर है और इसका भी आधा करोगे तो आधी हो जाएगी 2.25 सेंटीमीटर। किसकी दूरी? एल की। और दूसरे एल की दूरी भी कितनी? 0.25 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की टोटल दूरी क्या है? 2L, और हमने यहां पे लेना कौन है? L लेना है। जब आप 15 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर को कंपेयर करोगे तो बहुत ही छोटा हो गया। छोटा होने का मतलब R की वैल्यू ग्रेटर 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 देन किससे होगी? L से। जब ऐसा होता है तो आइडियल डाइपोल का केस बन गया और हम सीधा केस लगा देते हैं, दैट इज 2kp बटे में R का क्यूब। बस। तो 2 k की वैल्यू क्या होती है? 9 गुणा 10 की शक्ति 9। p की वैल्यू निकाल ली तुमने, दैट इज 50 गुणा 10 की शक्ति -9 बटे में R का क्यूब मतलब 15 का क्यूब, मतलब 15 गुणा में 15 गुणा में 15। सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻6 साथ में। देखो ये इससे गया, यहां हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दाए 50, इससे हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये नीचे कौन आ गया? बटे में 15, -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहां पे 10⁻⁻6। इसको सोल्व करोगे तो 15 दूनी 30 पॉइंट के साथ, ये प्लस का 6 हो जाएगा भाई, माइनस का था ऊपर जाके प्लस का, तो ये हो गया 10 और हो जाएगा 15 छीक 90, ठीक है। फिर 15 छीक इतना इंटू 10⁻6, इसको सोल्व करोगे तो 2.6 गुणा में 10⁻5, ये आ गया भाई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये आ गया हमारे पास। सॉल्यूशन देख लेना, जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको देख लेना, ये उत्तर बन गया आपका, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में देखो, पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल सा, आपको याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप इक्वेटर और एक्सिस की बात करने के बाद सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए और फिर कंपेयर कीजिए कि 0.5 सेंटीमीटर को आधा करोगे तो 0.25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है वो, इसलिए ऐसा किया। दूसरा, अब ये एक पार्ट हो चुका भाई। दूसरा, ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू एंड नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर ऑन साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव चार्ज की ही साइड लिया मैंने, नेगेटिव की तरफ नहीं लिया। इसने बोला पॉजिटिव चार्ज तो मैंने पॉजिटिव चार्ज की साइड लिया, नेगेटिव बोलता तो नेगेटिव की तरफ ले लेते, ठीक है। ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ नॉर्मल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर इसी बात को नॉर्मल पे पूछता, देखिए अगला केस इसी बात को नॉर्मल पे पूछता, दैट इज -q प्लस q, और इसी बात को यहां पूछता नॉर्मल पे 15 सेंटीमीटर पे, तो फिर से ये दूरी कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। कहोगे जी mm में थी, मैंने mm को पहले सेंटीमीटर में बदला, कितना आया? 0.5 सेंटीमीटर, फिर उसका क्या बना लिया? L बना लिया, आधा आधा कर लिया, इस प्रकार। अब इक्वेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, दैट इज k इंटू पी बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और होल पावर 3/2 के बराबर, ये होता है। अब एक बात सोचिए, दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है कि एक्सिस वाला जो आया है उसके 2 गुणा करोगे तो इक्वेटर मिल जाएगा, यही तो होता है। उसका 2 गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इक्वेटर मिलेगा। आज ही करवाया कि एक्सिस का ऊपर था, इक्वेटर का नीचे था, जब दोनों को डिवाइड किया तो 2। अब जो आपका एक्सिस का आया है उसके बटे में 2 कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटर। सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी आप इस पे आओगे, फिर से ये 15 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब R इज ग्रेटर 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 देन L से है, तो फिर से फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का शॉर्ट डाइपोल वाला, दैट इज KP बटे में R क्यूब, ये वाला, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड है भाई, बिल्कुल आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी दूरी कितनी है, उससे आइडिया लो और आइडिया लेके तुरंत आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो कि शॉर्ट डाइपोल का लगेगा या लॉन्ग डाइपोल का। अगर ये दूरी 5 mm की जगह 5 सेंटीमीटर होती, 5 mm की जगह 5 सेंटीमीटर होती, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं करते, फिर आप ये डिटेल्ड वाला फार्मूला लगाते, ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो फार्मूला ये होल्ड है किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए भाई, लॉन्ग डाइपोल के लिए मत लगा देना इसको। ये शॉर्ट डाइपोल के लिए होल्ड है केवल और केवल। जब आपका डाइपोल शॉर्ट बन रहा हो तो ये फार्मूला लगाओगे। अब KP/R क्यूब, K और P की वैल्यू निकाली थी और R क्यूब हो गया 15 का क्यूब, बस आ गया सॉल्यूशन। चाहे आप इक्वेटर पे करो चाहे आप उस पे करो, बस आपको ये ध्यान रखना है यहां पे एक केस का। पहले तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, दैट इज एक तो ये कंप्लीट डिटेल वाला और ये शॉर्ट डाइपोल का, इक्वेटर का। इसी प्रकार एक्सिस वाला, कंप्लीट वाला और शॉर्ट वाला, ये फार्मूले। फिर आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा कितना है, कि छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, ये आइडिया आपके देखने।
अगला क्वेश्चन, ये टॉर्क का क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ले लेंगे। ये भी टॉर्क का क्वेश्चन है, इसको भी अगले लेक्चर में कंसीडर करेंगे, जो टॉर्क की बात करते हैं उन्हीं के ऊपर। हाँ भाई, ये एग्जाम्पल है एक भाई, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का गुणगान किया है, जितनी बार हम कर रहे थे, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का गुणगान कर रहे थे। अब हम बात करेंगे अलग से थोड़ा सा, ए शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। आपको एक शॉर्ट डाइपोल, अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है? आइडियल। आपको अब ये बातें पता होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? आइडियल। जब आपको ये बातें पता चल जाएंगी तो आप ये समझिए, जब आप इन चीजों को होल्ड कर लोगे तो आप समझिए आप जो है एक ऊपर की पैड़ी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इज प्लेस्ड नियर अ पॉइंट चार्ज Q एज शोन इन द फिगर। देखिए, ये जो आपको डाइपोल दिखा गया है, ये जो आपको सामने जो डाइपोल दिखाया गया है, इस डाइपोल की बात करें, एक -Q चार्ज एक +Q चार्ज, शॉर्ट डाइपोल है। इससे r दूरी पे देखो, मिड पॉइंट से r दूरी पे एक चार्ज रख दिया, जिसको हमने क्या कहा? +Q चार्ज कहा है। फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डाइपोल के ऊपर फोर्स बताना है, ये बात कह रहा है। अब फिर से बात को ध्यान कीजिए, मैंने बार बार आपको एक ही बात समझाई कि आप बेसिक कंसेप्ट पे जाओगे तो तुरंत क्वेश्चन के हल को अंदर से खींच के निकालोगे। कैसे निकालोगे? समझो जरा। हमने ये कहा था, हमने एक बात का पता है, और वो बात किसकी पता है? कि जब आप इस केस को देखते हो और इस केस के इस चार्ज को देखते हो, मान लीजिए यहां चार्ज नहीं है, सपोज कीजिए यहां पे चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं होता तो ये केस किसका होता? एक्सिस का। और एक्सिस के ऊपर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? दैट इज K इंटू में P बटे में R3, और साथ में क्या रहेगा? 2 की टर्म, क्योंकि एक्सिस की बात कर रहा है। और डाइपोल कैसे ले लिया? शॉर्ट या आइडियल। उसका फार्मूला अभी अभी आपको बताया, E की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स बनाना है, और फोर्स का फार्मूला आपको कराया था Q इंटू E। 2 फार्मूले करवाए थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका फार्मूला क्या था? K इंटू Q बटे में R का स्क्वायर, पहले वाले लेक्चर में करवाया था। और दूसरा फोर्स का फार्मूला बताया था Q इंटू E के बराबर बताया था। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है तो F इंटू में चार्ज और गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया K इंटू P डिवाइडेड बाय में R का क्यूब। ये 2 साथ रहेगा भाई, ये बन गया। बस यही तो पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण उस डाइपोल के ऊपर कितना फोर्स आया? दैट इज Q गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से उसके ऊपर क्या आ गया? फोर्स आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से, तो ये वैल्यू आ गई। अब एक बच्चा इस बात को बड़े गौर से देख रहा होगा तो वो क्या कहेगा? सर आपने तो उल्टा काम कर दिया, आपने तो इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकाला और उसके कारण फोर्स निकाल दिया। तो डाइपोल ने चार्ज के ऊपर लगाया, पर उसने पूछा इस चार्ज ने उसके ऊपर कितना लगाया, ये बात पूछ रहा है। बात तो यही है, क्योंकि ये चार्ज इस -Q पे भी लगाएगा, ये चार्ज इस +Q पे भी लगाएगा, फिर आपको फोर्स निकालना पड़ेगा। बट हम उस इतने बड़े डेरिवेशन को काम नहीं करेंगे, हम स्मार्ट तरीके से जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे बात चल रही है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की। उसका फायदा हमने उठाया है, हमने न्यूटन्स का 3rd लॉ का फायदा यहां पे उठा लिया, तीसरे नियम का फायदा यहां पे उठा लिया। कैसे उठा लिया? हमने क्या किया, क्योंकि अभी तक हम डेरिवेशन इतना कर चुके हैं, हमें पता है कि डाइपोल के कारण एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, और फोर्स बनाओगे तो Q गुणा इतना। मतलब जितना डाइपोल इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उतना ही ये चार्ज इस डाइपोल के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन के कारण होगा इस प्रकार। अब एक बच्चा इसको दूसरे तरीके से करेगा। कैसे करेगा? कहेगा जी ये वाला चार्ज इस -Q पे लगाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे K इंटू Q इंटू Q बटे में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, इनके बीच की, क्योंकि अट्रैक्टिव है इसलिए इस तरफ हो जाएगा। फिर ये वाला क्या उसके ऊपर लगाएगा तो वो हो जाएगा रिपल्सिव। तो 2 फोर्स बनेंगे, दोनों फोर्स को नेट निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से, क्योंकि एक बार इस दूरी को तो L मानना पड़ेगा, फिर से L मानना पड़ेगा, फिर इसके बीच की दूरी R माइनस L, उसके बीच यहां से लेकर के यहां तक की दूरी R प्लस में L, बड़े में से छोटा घटाओ, पूरा डेरिवेशन करो और नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा। बट हमें उतना करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर फोर्स, और कह देंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन का काम करेगा इक्वल एंड अपोजिट। आपको प्रूव भी किया था मैंने न्यूटन्स के तीसरे नियम को, जब कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा था। तो इसलिए जितना फोर्स ये डाइपोल इस चार्ज पे लगाएगा, उतना ही फोर्स ये चार्ज इस डाइपोल पे लगाएगा। उस तरीके का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया।
तो आज के लिए यही साउट आउट थे, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे बना सकते हैं वो सारी बातें आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी हैं, और सारी की सारी चीजें मैंने कोशिश की है कि आपको मैं करवा दूं। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि एक ही लेक्चर में जो भी बातें आती हैं सारी बातें आपको करवा दूं। और आज का जो लेक्चर है बड़ा ही प्रोडक्टिव, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, बोर्ड के अंदर आए और चाहे नीट या उसके एग्जाम के अंदर आए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन चीजों को ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और सारा ये कंसेप्ट एनसीईआरटी से ही उठा के चल रहा हूं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी का मैंने छोड़ दिया, चाहे जाके आप पढ़ ले। तो धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए